तो दोस्तों आज हो गया 15 अक्टूबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी ने पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा मधुबनी के बिस्फी से भी 18 अक्टूबर को नामांकन करने की चर्चा है। पुष्पम प्रिया पूरे लाव लश्कर के साथ दिन में 1:30 बजे पटना समाहरणालय पहुंची। काली जींस, काली शर्ट और काले मास्क पहनी सेलिब्रिटी की तरह विकास भवन के पास गाड़ी से उतरी। नामांकन के पूरी प्रक्रिया में करीब 2 घंटे लगे। पुष्पम ने कहा है कि राजनीति में कदम रखने का ये पहला पड़ाव है। आपको बता दें कि पूर्व जेडीयू एमएलसी विनोद चौधरी की बेटी पुष्पम ने कहा है कि पिछले 30 सालों में बिहार का आर्थिक विकास नहीं हुआ है, इसे हमें सही करना है। विकल्प के रूप में मैं आई हूँ। मेरा एजेंडा युवाओं को रोजगार देना है ताकि पलायन रुक सके। आज की दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर बड़ी खबर आई है। एबीपी न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने संकेत दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार बन सकती है। प्रियंका गांधी यूपी के मुद्दों को लेकर हमेशा मुखर रही है। यूपी में अपराध हो, बेरोजगार हो या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, प्रियंका गांधी हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखती है और योगी सरकार पर लगातार हमलावर रहती है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 3 दशक से भी ज़्यादा समय से सत्ता से बाहर है। पिछले महीने 12 तारीख को कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी गठित हुई थी। तब प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी में प्रभारी का कामकाज सौंपा गया था। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। इसी के साथ सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी का सफ़र का आगाज़ हो गया था। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी का असर बेअसर साबित हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस यूपी में महज 1 सीट पर ही सिमट कर रह गई थी। बड़ी बात तो यह है कि अमेठी से राहुल गांधी भी अपना चुनाव हार गए थे। आज की तीसरी बड़ी खबर, असम से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि नवंबर में सभी राज्य के मदरसों को बंद करने के बारे में एक अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य में लगभग 100 संस्कृत स्कूल भी बंद किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सभी राज्य संचालित मदरसों को नियमित स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा या कुछ मामलों में शिक्षकों को राज्य संचालित स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा और मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। नवंबर में एक अधिसूचना जारी की जाएगी। आपको बता दें कि मदरसा एक शैक्षणिक संस्थान है जहां कुरान और इस्लाम की तालीम दी जाती है। इसके साथ ही वहां मैथ साइंस भी पढ़ाया जाता है। आपको बता दें कि भाजपा की अगुवाई वाली असम सरकार ने धार्मिक संस्थानों पर पैसा खर्च न करने के लिए मदरसों को नियमित स्कूलों में बदलने या अपने शिक्षकों को अन्य स्कूल में स्थानांतरित करने और उन्हें बंद करने का निर्णय लिया है। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार चुनाव में अभी तक दूर चल रहे सीपीआई के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार भी अब मैदान में उतर आए हैं। कन्हैया कुमार ने अपने गृह जिला बेगूसराय से चुनावी अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान कन्हैया कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि ज़्यादा देशद्रोही बोलोगे तो हम बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। आपको बता दें कन्हैया कुमार सोमवार को बेगूसराय जिले के बखरी विधानसभा क्षेत्र में सीपीआई उम्मीदवार सूर्यकांत पासवान और तेघड़ा से उम्मीदवार राम रतन सिंह के नामांकन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। नामांकन के बाद कन्हैया कुमार ने आयोजित चुनावी सभा में बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पहले ईवीएम हैक होता था, अब बीजेपी के लोग सीएम को हैक करने लगे हैं। आज के 5वीं बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 3 उम्मीदवारों को नाम का ऐलान किया है। मंगलवार की शाम उन्होंने ट्वीट किया कि बिहार चुनाव के दूसरे चरण में मजलिस 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट के मुताबिक साहेबपुर कमाल विधानसभा सीट से गोरेलाल यादव चुनाव लड़ेंगे, जबकि साहेबगंज से मोहम्मद मुकीम को उम्मीदवार बनाया गया है। पटना जिले के सुरक्षित फुलवारी शरीफ विधानसभा सीट से कुमारी प्रतिभा को मैदान में उतारा गया है। आदाब सलाम, मैं गोरेलाल यादव 145 विधानसभा क्षेत्र साहेबपुर कमाल से AIMIM का उम्मीदवार हूं। कल दिनांक 15/10/2020 को दिन के 10 बजे अपने स्थान से नामांकन हेतु बलिया के लिए प्रस्थान करूंगा। आप तमाम जनता मालिकों से अनुरोध है कि हमारे साथ चलने का सौभाग्य प्राप्त दें। धन्यवाद, शुक्रिया। आज की छठी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ये घोषणा गठबंधन में शामिल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष MK फैजी और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में की।
इस अवसर पर एमके फैजी ने ऐलान किया है कि पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, दो मामले बहुत जरूरी हैं जो मुझे आपसे कहने हैं। पहला तो बक्सर का है। हमारे पीडीए के जो फेस हैं, चेहरे हैं, उन्होंने ये बात रखी पप्पू भाई ने कि कल हमारा एक जो है प्रतिनिधि मंडल जो है बक्सर जाएगा, लेकिन बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। यूपी की तरह बिहार में भी कानून का राज नहीं, जंगल राज चल रहा है। एक बड़ा मामला मोतिहारी में हुआ है। मीडिया के लोग यहाँ हैं, वहां हॉस्टल पर जो है कुछ लोगों ने जाके जो है गोलियां चलाई हैं, मारपीट की है बच्चों के साथ। असुरक्षा की भावना एक बड़ी यहाँ दलितों में, मुसलमानों में, बैकवर्ड के लोगों में और गरीबों में है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस गुंडागर्दी का भी अंत जो है पीडीए के आने पे होगा। अगर कोई ये सोच बैठा है कि वो यहाँ गुंडागर्दी कर लेगा, गरीबों को सता लेगा, तो ये भ्रम को अपने दिमाग से निकाले। लोकतांत्रिक भारत है, लोकतांत्रिक बिहार है और एक लोकतांत्रिक सरकार जो है आने वाली है पीडीए की। बिहार में मैं पप्पू जी को और पीडीए के सभी नेताओं को यह कहना चाहता हूं कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय यहां देंगे। हमसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हम पीडीए को बहुत मजबूत करेंगे और यहाँ पीडीए की सरकार बनाने में एक बड़ा रोल अदा करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि बिहार के गरीबों को अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके लिए सोचने के लिए उनके परिवार के लोग यहाँ हैं और उनकी लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ी जाएगी। उनके हर मुद्दे में बात होगी, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो। उनकी सुरक्षा से लेके उनके अधिकारों की बात मजबूती से रखी जाएगी। धन्यवाद। 7 सीएम के बारे में आपने कहा था कि हर समाज से, हर तबका के साथ कितने सीएम होंगे हमारे सर, पर बात आपने नहीं की। जब एक बार आपसे कह दी कि इस चुनाव के बाद यदि मेरी भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से बहुत क्लियर हूं मैं उस पर, कोई बहस नहीं है। माइनॉरिटीज से, ऊंची जात से तो, अत्यंत पिछड़े से तो, दलित से तो होंगे। मैंने तो पहले ही कहा था कि भाई कोई आए। अब नीतीश जी बीजेपी को हराने में लगे हैं और बीजेपी नीतीश को हराने में। अब ये दोनों गठबंधन, चुनाव के बाद कौन सा नया गठबंधन होगा ये तो अमित शाह जी बताएंगे, कौन मुख्यमंत्री होंगे। मैं तो हमेशा कांग्रेस को कहा कि आप ले आओ मीरा कुमार, आप ले आओ, चिराग जिसको लाना हो। मैंने चिराग जी से भी कहा, मैं कहां कभी पीछे आता। मैं तो उपेंद्र कुशवाहा को जी को साफ शब्दों में कहा। अब उनकी इन लोगों की का कोई मतलब क्या समझ में नहीं आता। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि बिहार बचाने के लिए जसवंत सिन्हा जी से मैं निकल रहा कि आपके सहयोग की जरूरत, जो भी सहयोग देंगे। और हमारे पीडीए के नेताओं ने सीएम बनाने का जो घोषणा किया है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं इसका स्वागत करता हूं अपने नेताओं के जज्बात का, लेकिन भरोसा रखिए कि जो बात मेरी जुबान से निकली हुई है और जो बात चंद्रशेखर जी ने कहा कि किसी भी कीमत पर, किसी भी जाति धर्म वर्गों पर गुंडाई बर्दाश्त नहीं होगी और खास तौर पर गरीबों, कमजोरों और वंचितों पर। तो ये आप ब्रह्म सत्य समझिएगा। मेरी एक साफ घोषणा है, हम सरकार में आएंगे, भागीदारी हो चाहे सरकार में आए। हमारा हिस्सा अत्यंत पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी और अग्रणी जाति मजबूती के साथ। और कुछ बाबू जी, आपने महिलाओं की बात की, लेकिन अगली शब्द में, अगली लाइन में एक भी महिला नहीं। आपको आश्चर्य होगा, पुराने मानिएगा, जो मैंने आपको लिस्ट की है महिलाओं को, जो मैंने लिस्ट किया है विधानसभा के सबसे ज्यादा महिलाएं और रिस्पेक्टेड महिलाओं को हमने टिकट दिया है। शायद आश्चर्य होगा आपको, आप लिस्ट देखेंगे तो इतने ज्यादा महिलाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सविता सिंह, देवकांत ठाकुर, अत्यंत पिछड़ा लोरिया,
डॉक्टर अग्नि, डॉक्टर शहनाज, रानी